नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ निकिता बागवान। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस से। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन बाजार में उतार चढ़ाव, 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। निफ्टी बैंक मिड कैप इंडेक्स ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा निफ्टी का बाहुबली रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 18 महीने बाद छुआ नया शिखर। 1600 रुपए के पार निकला भाव। मार्केट कैप भी 22 लाख करोड़ के करीब। वेनेजुएला में अमेरिका के एक्शन के बाद आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक। रूस और चीन यूएन में अमेरिका की कार्रवाई का करेंगे विरोध। गिरफ्तारी के विरोध में मादुरो समर्थकों का प्रदर्शन। वेनेजुएला के बाद अब ग्रीनलैंड पर ट्रंप की टेढ़ी नजर। ग्रीनलैंड को अमेरिका के लिए स्ट्रेटेजिक इलाका बताया। ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको की सरकारों को दी सैन्य कार्रवाई की चेतावनी। 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे पीएम मोदी। सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में लेंगे हिस्सा। सोमनाथ पर आक्रमण के 1000 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने लिखा आर्टिकल। इधर बीजेपी ने नेहरू पर गजनवी के महिमा मंडन करने का लगाया आरोप। कांग्रेस ने आरोपों को बताया बकवास। दिल्ली दंगे से जुड़े मामले में उमर खालिद और शर्जील इमाम को नहीं मिली जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साजिश में उमर खालिद और शर्जील की अहम थी भूमिका। T20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगी बांग्लादेश की टीम। आईसीसी से श्रीलंका में खेलने की मांग की। मुस्तफिजुर को आईपीएल से हटाने के बाद फैसला। आईपीएल का प्रसारण भी बांग्लादेश में बैन। एक तरफा कार्रवाई में रातों रात वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़कर अमेरिका ले जाकर ट्रंप ने पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ा दी है। मादुरो को अमेरिकी फोर्स उनके बेडरूम से घसीटकर अमेरिका ले गई। मादुरो के साथ उनकी पत्नी को भी ले जाया गया। अब अमेरिकी कोर्ट में मादुरो की पेशी होनी है। अमेरिका ने मादुरो पर नार्को टेररिज्म समेत कई आरोप लगाए हैं। हालांकि अमेरिका ने यह साफ कर दिया है कि वो वेनेजुएला की सरकार नहीं चलाएगा, लेकिन सीधी धमकी भी दी है कि अगर केयरटेकर सरकार उनके साथ सहयोग नहीं करती है तो वो उनका मादुरो से भी बुरा हाल करेंगे। इधर अमेरिका के बाद इस एक्शन के बाद पूरी दुनिया में टेंशन बढ़ गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, जहां चीन, रूस, उत्तर कोरिया ने वेनेजुएला में अमेरिका के एक्शन की निंदा की है। इधर निकोलस मादुरो के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी डेल्सी रोड्रिगेज ने एक तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक नर्म और मेलजोल भरा बयान जारी करते हुए अमेरिका को सहयोग का न्योता दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वेनेजुएला बाहरी खतरों के बिना जीना चाहता है और अमेरिका के साथ संतुलित और इज्जतदार रिश्तों की ओर बढ़ना चाहता है। यह बयान वैश्विक राजनीति में वेनेजुएला के रुख में संभावित बदलाव का संकेत है। इधर वेनेजुएला के बाद ट्रंप ने कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको के सरकारों को सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी है। जी हां, ट्रंप ने कहा है कि उन्हें वेनेजुएला जैसे मिलिट्री ऑपरेशन अच्छा लगता है। ट्रंप ने कहा है कि कोलंबिया सरकार एक बीमार आदमी चला रहा है। वहीं क्यूबा को धमकाते हुए ट्रंप ने कहा है कि क्यूबा खुद पतन के करीब है। वहीं ट्रंप ने मेक्सिको पर भी कहा है कि अमेरिका को मेक्सिको के साथ कुछ करना होगा। वेनेजुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद अब एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। क्या ये सिर्फ एक देश तक सीमित कार्रवाई थी या फिर ये ट्रंप की नई विदेश नीति की शुरुआत है? राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयान साफ संकेत देते हैं कि अमेरिका अब खुलकर उन देशों में दखल देना चाहता है जहां या तो अमेरिकी हितों को चुनौती मिल रही है या फिर चीन और रूस का प्रभाव बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई के बाद अपने बयानों में बार बार वेनेजुएला के तेल का जिक्र किया। इससे यह साफ हो गया है कि यह कार्रवाई सिर्फ तानाशाही खत्म करने की नहीं थी, बल्कि ऊर्जा संसाधनों और अमेरिकी कंपनीज के हितों से भी जुड़ी थी। अब ट्रंप की नजर कोलंबिया पर है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो अमेरिका की ड्रग नीति और लैटिन अमेरिका में उसके दखल के खिलाफ रहे हैं। Colombia is very sick too, run by a sick man.
who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. He has cocaine mills and cocaine factories. He's not going to be doing it very long. क्यूबा लंबे समय से अमेरिकी निशाने पर रहा है। ट्रंप क्यूबा को फेलिंग नेशन बताते हैं। वेनेजुएला से सस्ती ऊर्जा मिलने के चलते क्यूबा कई सालों तक टिका रहा, लेकिन अब ट्रंप प्रशासन मानता है कि दबाव बढ़ाकर समाजवादी शासन को कमजोर किया जा सकता है। यहाँ मकसद सिर्फ क्यूबा नहीं, बल्कि पूरे लैटिन अमेरिका को ये संदेश देना है कि समाजवादी सरकारों को कीमत चुकानी पड़ेगी। That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. मेक्सिको को लेकर ट्रंप का रुख दोहरा रहा है। एक तरफ वे ड्रग कार्टेल्स को अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हैं, तो दूसरी तरफ ये मुद्दा उनके घरेलू वोट बैंक से भी जुड़ा है। ट्रंप जानते हैं कि मेक्सिको सीमा, ड्रग्स और अवैध प्रवासी जैसे मुद्दे अमेरिकी चुनावों में बड़ा असर डालते हैं। सैन्य कार्रवाई देकर वो मेक्सिको पर दबाव भी बनाते हैं और अपने समर्थकों को सख्त छवि भी दिखाते हैं। वही अमेरिका की नजर उसके पड़ोसी देश ग्रीनलैंड पर भी है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे को अमेरिका की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी बताया है। ग्रीनलैंड में चीन रूस के खिलाफ अमेरिका। लैटिन अमेरिका से बाहर ट्रंप की दिलचस्पी ग्रीनलैंड में है। ग्रीनलैंड आर्कटिक क्षेत्र में मौजूद है, जहां ट्रंप के मुताबिक चीन और रूस अपनी मौजूदगी बढ़ा रहे हैं। ट्रंप मानते हैं कि अगर अमेरिका यहां प्रभाव नहीं बढ़ाता तो भविष्य में सामरिक संतुलन बिगड़ सकता है। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. ईरान पर अमेरिका बना रहा है दबाव। ईरान को लेकर ट्रंप की नीति पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा दबाव बनाना। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच ट्रंप ने खुली चेतावनी देकर यह संकेत दिया कि अमेरिका शासन परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं करता। We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. वेनेजुएला के बाद ट्रंप के बयानों ने यह साफ कर दिया है कि अमेरिका अब कूटनीति से ज्यादा दबाव और ताकत की भाषा बोल रहा है। दरअसल ट्रंप की ये रणनीति 3 आधारों पर टिकी है। पहला, अमेरिकी आर्थिक हित, खासकर तेल और संसाधन। दूसरा, चीन और रूस के प्रभाव को रोकना। और तीसरा, घरेलू राजनीति, जहां सख्त विदेश नीति उन्हें मजबूत नेता के तौर पर पेश करती है। वहीं भारत ने वेनेजुएला में हो रहे घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि भारत सरकार हालात पर करीबी नजर रखे हुए है। भारत ने सभी संबंधित पक्षों से बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने की अपील की है। बयान में कहा गया है कि भारत वेनेजुएला के लोगों के कल्याण और सुरक्षा के प्रति अपना समर्थन दोहराता है। हम सभी संबंधित पक्षों से अपील करते हैं कि वो शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए बातचीत के जरिए मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान करें। इसके अलावा वेनेजुएला में रहने वाले भारतीयों को सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है। भारत सरकार ने वेनेजुएला में भारतीय नागरिकों को सख्त सलाह दी है कि वो वेनेजुएला की सभी गैर जरूरी यात्रों से बचें। साथ ही वेनेजुएला में अमेरिका का एक्शन से दुनिया भर में टेंशन बढ़ गई है। आखिर वेनेजुएला क्यों है इतना खास और इसके क्या है महत्व, पूरी डिटेल्स बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। यूएस ने जिस तरह से वेनेजुएला को ओवर पावर किया 3 जनवरी को, बाजार ने उस तरह से यहाँ पर आज रिएक्शन नहीं दिया है। एक तो ये कि यूएस ने चाहे यहाँ पर वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स लेने की बात की हो, लेकिन जहाँ तक कच्चे तेल की बात है, इस साल 2.5 मिलियन बैरल्स पर डे का यहाँ पर एक्सेस सप्लाई है और वेनेजुएला
चाहे ही उनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स हों, लेकिन उनका उत्पादन और एक्सपोर्ट्स काफ़ी कम है। एक्सपोर्ट्स यहाँ पर 1 मिलियन बैरल से भी कम है। तो अगर वेनेजुएला का पूरा कच्चा तेल भी यहाँ से हट जाता है, उसके बावजूद भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में यहाँ पर सरप्लस होगा, इसलिए यहाँ पर कच्चे तेल ने रिएक्शन नहीं दिया। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम सेफ हेवन बाइंग के तौर पर देखें तो सोने में बढ़त देखने को मिली है। चांदी ने 4% की यहाँ पर तेजी दिखाई है। कॉपर में भी 2% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली। यानी कि जो अभी भी सेफ हेवन्स हैं, टेंजिबल कमोडिटीज हैं, यहाँ पर हमने एब्सोल्यूट खरीदारी आते हुए देखी है। बाजार आगे जाकर ये भी देखना चाहेगा कि किस तरह से हम फंड एलोकेशंस होता हुआ देखते हैं, किस तरह से यहाँ पर आज यूएस के बाजार खुलते हैं इस रिएक्शन में, उससे आगे आपको यहाँ पर चाल देखने को मिलेगी। लेकिन एज ऑफ नाउ भी यहाँ पर मेटल्स टॉप ट्रेड के तौर पर अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार करते हुए। तो वेनेजुएला पर अमेरिकी एक्शन से तेल का खेल पूरी तरह बदल सकता है। जी हां, वेनेजुएला के तेल पर पाबंदी हटने से सप्लाई बढ़ सकती है। इसका भारतीय एनर्जी कंपनियों पर क्या असर हो सकता है, समझा रहे आशीष चतुर्वेदी। देखिए, वेनेजुएला पर जो एक्शन यूएस की तरफ से देखने को मिला है, इसके चलते माना जा रहा है कि वहां पर जो तेल के प्रोजेक्ट्स और खदानों में कामकाज रुकाव पड़ा था, अब वो रिवाइव होगा। कारण ये कि वेनेजुएला जो है दुनिया भर का जितना ग्लोबल में क्रूड ऑयल है, उसका 18% इनके पास है, लेकिन आउटपुट में योगदान 1% से कम है। तो इसी के चलते अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के चलते इसको फायदा देखने को मिलेगा। ये ऑलमोस्ट 2 मिलियन बैरल प्रति महीने इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि सस्ता इंपोर्ट होगा, इसके चलते रिफाइनिंग मार्जिन थोड़े से बेहतर देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं ओएनजीसी की, क्योंकि ओएनजीसी विदेश का स्टेक है वेनेजुएला के ऑयल प्रोजेक्ट्स में। ऑलमोस्ट आप देखिए कुछ प्रोजेक्ट्स में 40% तक का स्टेक है। तो बताया जा रहा है कि $50 करोड़ के आसपास के जो डिविडेंड अब तक अटके पड़े हैं, अब वो यहाँ से फ्लो होते हुए नजर आएंगे। साथ में ऑयल इंडिया और आईओसी, इनके पास भी 3.5% के आसपास के स्टेक है इन प्रोजेक्ट्स में। तो इनके कैश फ्लोज भी बताया जा रहा है कि वहां पर प्रोजेक्ट्स रिवाइव होंगे तो दोबारा से शुरू हो सकते हैं, इनको फायदा देखने को मिलेगा। और ऑयल मार्केटिंग कंपनी जैसे HPCL और BPCL है, अभी 60,000 से लेके 1 लाख बैरल प्रतिदिन के आसपास का एवरेज इंपोर्ट है। अब क्योंकि ये सस्ता होता है, इसी के चलते बताया जा रहा है कि रिफाइनिंग मार्जिन्स है, तो यहाँ पर फायदा देखने को मिलेगा। लेकिन एक बड़ी बात यह भी है, क्योंकि वेनेजुएला की तरफ से अगर प्रोजेक्ट्स सामान्य होते हैं तो ग्लोबल आउटपुट बढ़ेगा, और ऐसे में जो क्रूड ऑयल की कीमतें थोड़ी सी अपमूव रिस्ट्रिक्टेड हो जाएंगी। इसी के चलते हमने देखा कि आज दोनों तरफ के जो एक्शन है वो नजर आए। तो ट्रंप ने वेनेजुएला ऑपरेशन के बाद इशारा किया है कि वो यही नहीं रुकने वाले। तो आगे क्या होगा? आवाज अड्डा में आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। वेनेजुएला ऑपरेशन नया टेंशन, जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। अब एक नजर आज के बाजार पर। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला है। बाजार में 3 दिनों की तेजी पर ब्रेक लग गया है। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए, वहीं निफ्टी बैंक और मिड कैप इंडेक्स भी ऊपरी स्तर से फिसल कर बंद हुए। बाजार में आज कैसे रहा कारोबार, बता रही है कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का पहला कारोबारी दिन, अगर अर्ली ट्रेड की बात करी जाए तो डेफिनेटली रोबस्ट मोमेंटम हमें आज बाजार में देखने को मिला है। निफ्टी की बात कर लीजिए या फिर बात कर लीजिए निफ्टी बैंक की, तो यहाँ पे 52 हफ्ते के हाई को इसने क्रॉस कर लिया और एक नया अपना जो हाई है वो आज के सत्र में बनाया है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज एक फ्लैट कारोबार देखने को मिला है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो आईटी में हमें प्रेशर देखने को मिला है, ओएमसीज में प्रेशर देखने को मिला है, बिकॉज ऑफ जो जियोपॉलिटिकल इस टाइम पे अनसर्टेनिटी चल रही है, उसका सीधा इंपैक्ट इन दोनों ही इंडाइसेस में आया है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की अगर आज के सत्र में बात करी जाए तो देखिए निफ्टी में नेस्ले इंडिया में अच्छे गेन्स, बीईएल, आयशा मोटर्स और अल्ट्राटेक सीमेंट, यहाँ पे अच्छा मोमेंटम। ऑल ओवर अगर हम बात करें सेक्टर में ही एक अच्छा दमखम जो है वो बनता हुआ आज के सत्र में दिखाई दिया है। लूजिंग पॉकेट की इस टाइम पे अगर बात करी जाए तो एचडीएफसी बैंक आज बाजार को काफी ज्यादा ड्रैग करता हुआ नजर आया है। विप्रो, इन्फोसिस और एचसीएल टेक, देखेंगे 3 मेजर नाम हमें आईटी कंपनी से ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि मिड कैप का मोमेंटम कैसा रहा है। एसजेवीएन, वोल्टा, सोलार इंडस्ट्री और भारत डायनामिक्स, इनफैक्ट पूरे ही आज डिफेंस पैक में अच्छी खासी तेजी जो है आज के सत्र में देखी गई है। वही रीजन है भारत डायनामिक्स यहाँ पे शुमार है। लूजिंग पॉकेट एमएनएम फाइनेंशियल, यहाँ पे नंबर्स आए थे, Q3 के अपडेट्स आए हैं। अपडेट्स बाजार को पसंद नहीं आए, दो नंबर्स एट द फेस ऑफ इट हमें ठीक दिखाई दिए थे। कमिंस इंडिया, आईडीबीआई बैंक और वोडाफोन आइडिया में आज जो प्रेशर है वो देखा गया है। लेकिन ऑल ओवर बाजार का सेटअप देखा जाए तो अर्ली ट्रेड में हमने देखा था कि बाजार में एक बुल्स का मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन आखिरी तक आते आते बुल्स थोड़े से ठंडे पड़ते हुए नजर आए हैं, जिसके बाद बेयर्स ने अपनी ग्रिप जो है वो पकड़ी है।
अब आपको बता दें, रिलायंस इंडस्ट्रीज का जलवा बाजार में कायम है। जी हां, आज दिन के कारोबार में करीब 18 महीने बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वापस नया शिखर छुआ है। हालांकि बाद में शेयर में गिरावट देखने को मिली है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की उड़ान का सफर समझा रहे यतिन मोहता। जी, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो शेयर होल्डर्स के लिए 2026 की शुरुआत काफ़ी ज़बरदस्त रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स ने आज इंट्राडे में ऑल टाइम रिकॉर्ड लेवल्स छुए और इसी के साथ अगर हम बात करें जो प्रीवियस 1608 रुपए के आसपास का हाई था वो क्रॉस करके शेयर्स ने रिकॉर्ड लेवल लगाया, जिसके बाद मार्केट कैपिटलाइजेशन भी लगभग 22 लाख करोड़ के आसपास फिर से एक बार पहुंचती हुई नजर पड़ रही है। लगभग 18 महीने में आपको ये फिर से हाई लगाता हुआ शेयर दिखाई पड़ा है और इसके की ट्रिगर्स हैं कंपनी के 3 ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेसेस। सबसे पहले जियो टेलीकॉम और उसके बाद अगर हम O2C कारोबार की बात करें और फिर रिलायंस रिटेल, कहीं ना कहीं इनकी जो ग्रोथ साइकिल है यहाँ एक आपको उम्मीद नज़र पड़ रही है कि ज़बरदस्त अर्निंग्स ग्रोथ करंट फाइनेंशियल ईयर में और अगले फाइनेंशियल ईयर में आती हुई नज़र पड़ेगी। जियो की बात करें तो ऑब्वियसली IPO किसी भी वक्त फाइल होके IPO की तैयारी हो रही है साल 2026 में और आरपू में भी आपको एक सुधार देखने को मिल सकता है क्योंकि ब्रोकरेज कम्युनिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि एक टेलीकॉम टैरिफ हाइक होगी यहाँ फिर से एक बार। और अगर हम बात करें O2C कारोबार की तो सिंगापुर GRMs में हमने एक ज़बरदस्त तेज़ी देखी है। डीजल क्रैक्स में भी बहुत ही ज़बरदस्त इंप्रूवमेंट है, जिसके कारण ये बिजनेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से आपको रिकवर करता हुआ दिखाई पड़ेगा अपने अर्निंग्स के लिहाज से। और आखिर में रिटेल बिजनेस की बात करें तो GST कट, इनकम टैक्स कट के बाद यहाँ भी एक कंजम्पशन बूस्टर आपको मिलता हुआ नजर पड़ेगा। और आखिर में जो न्यू एनर्जी बिजनेस है यहाँ भी आपको जबरदस्त प्रदर्शन की उम्मीद है 2026 में। तो ऑल सिलेंडर्स फायरिंग, जिसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर ऑल टाइम हाई पे आपको लगता हुआ नजर पड़ रहा है। इसी के साथ आवाज समाचार में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें आगे और भी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। एक बार स्वागत है आपका आवाज समाचार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर हुए पहले हमले के 1000 साल पूरे होने पर एक भावुक ब्लॉग लिखा है। सन 1026 में महमूद गजनवी के आक्रमण का जिक्र करते हुए पीएम ने लिखा है कि सोमनाथ की सीढ़ियों ने सदियों तक संघर्ष देखा है, लेकिन आज सोमनाथ भारत के आत्मविश्वास का प्रतीक बनकर खड़ा है। पीएम ने जोर दिया है कि हमें इतिहास के घावों को कुरेदना नहीं है, लेकिन उन्हें भूलना भी नहीं है। 21वीं सदी का भारत और अपनी विरासत पर गर्व करता है। सोमनाथ से लेकर काशी विश्वनाथ और अयोध्या के राम मंदिर तक ये एक गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का काल है। प्रधानमंत्री ने स्वतंत्र भारत के सोमनाथ के पुनरुद्धार के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को नमन किया है। उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उस साहस का भी जिक्र किया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के विरोध के बावजूद मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए थे। प्रधानमंत्री 11 जनवरी को सोमनाथ जाएंगे, जहां 1 साल तक स्वाभिमान पर्व के तहत अलग अलग कार्यक्रम होंगे। वहीं बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि नेहरू ने सन 1951 में जिस सोमनाथ विजन का विरोध किया था वो आज नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व में पूरा होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिन भाव की अभिव्यक्ति की है वो दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति की वो जीवनी शक्ति थी, वो संघर्ष शक्ति थी जिसने दुनिया के सबसे बर्बर आक्रमणों को भी झेल कर अपने को बचा के रखा। और जो चमक थी उसकी अभिव्यक्ति सोमनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग में दिखाई पड़ती थी। मगर अफसोस 1835 में मैकॉले ने जो विष हमारे दिमागों में भरना शुरू किया, 2035 में प्रधानमंत्री जी ने कहा उस विष से मुक्त करनी है। उस विष का बहुत बड़ी विष बेल को काटने का प्रतीक सोमनाथ का मंदिर था। बढ़ते अगली खबर की ओर। 2020 के दिल्ली दंगा केस में आरोपी शर्जिल इमाम और उमर खलीद को आज भी जमानत नहीं मिली है। जी हां, कोर्ट ने कहा है कि अभियोजन से संबंधित सामग्री से पहले नजर में मामला बनता है। इस स्थिति में शर्जिल और खालिद को बेल देने का आधार नहीं बनता, लेकिन कोर्ट ने इसी केस में गुलफिशा, फातिमा मिरान हैदर, शिफा उर रहमान जैसे एक्टिविस्ट को जमानत दे दी है। पिछले साल सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने इन दोनों की बेल मंजूर कर दी थी। इसके बाद इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। इन दोनों पर दिल्ली दंगों के साजिश का आरोप है, जबकि उमर खलीद ने दावा किया है कि वो दंगों के वक्त दिल्ली में मौजूद नहीं थे और शर्जिल इमाम के वकील ने कहा है कि उस दंगे से पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा है कि अभी तक उमर और इमाम के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल नहीं हुई है। ऐसे में उनका बेल रिजेक्ट होना दुखद है। अब 1 साल में 2 साल में आपका
इन्वेस्टिगेशन ही पूरी नहीं कर पाई है, चार्जशीट ही नहीं दाखिल कर पाई, ट्रायल ही नहीं शुरू हुआ। बात वो होती, कांग्रेस ओबीसी के साथ खड़ी हो तो आलोचना होता है। यही बीजेपी ने कहा था कि जाति जनगणना नहीं होगी। राहुल गांधी जी ने संसद के पटल पर कहा था कि जाति जनगणना कराना पड़ेगा, तब भी कांग्रेस की आलोचना हुई थी। कांग्रेस की आलोचना होती थी जब दलित उत्थान होता है, जब पिछड़े हैं, दलित है, अल्पसंख्यक है, सबको एक नज़र से कांग्रेस जब देखने लगती है तो आरोप लगा देते हैं। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने बेल रिजेक्ट होने का स्वागत किया है और कहा है कि कांग्रेस के लोग मुस्लिम वोट बैंक की वजह से दंगा फैलाने वालों को खुश करने में लगे हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग है हमारे देश में, उनको बड़ा दुख भी हो रहा है और दर्द भी महसूस हो रहा है। आज जिस प्रकार से उमर खालिद और शर्जील इमाम, जिसके लिए केवल कांग्रेस पार्टी और उसके इकोसिस्टम से नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे पत्र और संवेदनाएं प्रकट हो रही थी, आज उन दोनों व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार की राहत डिनाई कर दी है, उनके बेल को रिजेक्ट कर दिया। जिस प्रकार से उन्होंने ये कृत्य किए, ये दिखाता है कि जो दिल्ली में दंगे किए गए वो दरअसल संयोग नहीं, सोचा समझा प्रयोग भी नहीं, मैं तो कहूंगा हिंदू विरोध का और यही एम फैक्टर, वोट बैंक फैक्टर का सबसे बड़ा उद्योग था। अब आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट पर टेंशन बढ़ता जा रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी को आईपीएल से हटाए जाने के बाद अब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। इतना ही नहीं, बांग्लादेश के खेल मंत्री आसिफ नजरुल ने बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोके जाने की भी बात कही है। बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल से आउट। बांग्लादेश के भारत में खेलने पर डाउट। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ तो बांग्लादेशी क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर करने की मांग उठने लगी। बीसीसीआई ने कोलकाता नाइट राइडर्स को बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज करने को कह दिया, तो अब बांग्लादेश ने T20 वर्ल्ड कप भारत में खेलने से इनकार कर दिया है। हालांकि इस पर अभी आखिरी फैसला आईसीसी को लेना है और बांग्लादेश की सिफारिश के बाद गेंद अब आईसीसी के पाले में है। बात सिर्फ यही नहीं रुकती है। बांग्लादेश के खेल मंत्री आसिफ नजरुल का एक फेसबुक पोस्ट वायरल है, जिसमें वो बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय से भारत की कैश रिच लीग आईपीएल के सभी कवरेज को रोकने का अनुरोध कर रहे हैं। इन विवादों के बीच भारत में बांग्लादेशी क्रिकेटर को रिलीज करने के फैसले का समर्थन किया जा रहा है। बांग्लादेशी खिलाड़ी हैं मुस्तफिर, उनको आईपीएल के में हटा दिया गया है जी बीसीसीआई का। जी, उसको कैसे देखते हैं? बिल्कुल, बीसीसीआई ने सही निर्णय लिया है, देश के लिए निर्णय लिया है, तो हम सब बीसीसीआई के साथ सहमत हैं। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, वहाँ घरों को जलाए जा रहे हैं, लगातार वहाँ संपत्तियाँ निशाने पर है, लोग बेहद असुरक्षित हैं और अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के बार बार आपत्तियों के बावजूद यूनुस सरकार, जो पूरी तरह से एक कठपुतली सरकार में परिणत हो गई है, वो कट्टरपंथियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। धर्म के लिए, समाज के लिए और देश के लिए उसके विनाश का कारण बनता है। और बांग्लादेश में जिस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, वो उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर सकता, उसकी सर्वत्र भर्त्सना है। जो भी निर्णय आया है, बीसीसीआई का निर्णय आया है, उस पर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बांग्लादेश के साथ हमारे बहुत गहरे संबंध रहे हैं और बांग्लादेश हमारे आधुनिक इतिहास का एक बहुत बड़ा हिस्सा बांग्लादेश रहा है और वो हम खोना नहीं चाहते, ना हमको खोना चाहिए। लेकिन जो स्थिति आज बनी है बांग्लादेश में, उसके लिए कैसे हम उसमें कुछ कर सकें, एक बहुत बड़ा सवाल है। बहरहाल क्रिकेट को लेकर कलेश जारी है। बीसीसीआई के कड़े फैसले के बाद बांग्लादेश अब बैकफुट पर है और ये देखना होगा कि क्या T20 वर्ल्ड कप भारत से बाहर खेलने की उसकी मांग पर आईसीसी अपनी मंजूरी देता है या नहीं। अगली खबर में बात करेंगे अहमदाबाद में आयोजित इंटरनेशनल फ्लावर शो की, क्योंकि इस बार भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है इस फ्लावर शो को। लाखों फूलों से सजाया गया ये शो कितना शानदार है, बता रहे संवाददाता केतन जोशी।
मेरे पीछे जो आप सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा चित्र देख रहे हैं, उसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान मिला है, क्योंकि वो 333 स्क्वायर मीटर में पूरा का पूरा फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे जो सब लोग फोटो खींच रहे हो, वो लार्जेस्ट फ्लावर मंडला है, जो योग, आध्यात्म और बाकी कई सारी चीजों का प्रतीक बना हुआ है। तो ये दोनों चीजें हैं वो आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा 5000 साल पुरानी संस्कृति से लेकर बुलेट ट्रेन तक भारत अब किस दिशा में आगे बढ़ेगा, ये सारी चीजें इस फ्लावर शो में रखी गई है। कुल 30 लाख फूलों से पूरा शो सजाया गया है, जो अलग अलग जगह से यहाँ पर देखने के लिए आए हैं शो। आइए हम उनसे बात करते हैं। कैसा लगा मैडम आपको ये फ्लावर शो, क्या अच्छा लगा? ये फ्लावर शो पूरा जो एजुकेशन और प्रकृति के साथ जो जोड़ा हुआ है, और बच्चों के जो अपने नए बच्चे जनरेशन के लिए जो दिखाया है, वो बहुत ही अच्छा है। और ये शो तो हमेशा इससे भी ज्यादा अच्छा से अच्छा हर साल होना चाहिए। आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया, ऐसा शो मुश्किल से देखने को मिलता जो भारत देश में हम देखते हैं। हमारा देश तो महान है, जो ऐसा अति सुंदर जो पुष्प का सब बगीचा सजा हुआ है, इनका बखान करना तो मुश्किल है, जो भी बोलूं वो कम है। बिल्कुल। तो आने वाले समय में भारत कैसा होगा, सशक्त भारत में क्या क्या देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें इस फ्लावर शो में सजाने की कोशिश की गई है, वो भी फूलों के माध्यम से। केतन जोशी, अहमदाबाद। अब एक नजर आज के कंज्यूमर अड्डा टॉपिक पर। अपने लुक्स को लेकर लोग मानसिक समस्याओं का शिकार हो रहे हैं। एम्स और आईसीएमआर की स्टडी में पता चला है कि आज के आधा युवा इसी चिंता में मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हैं कि वो परफेक्ट नहीं दिखते। आखिर क्या है इसकी वजह और कैसे करें इसे कंट्रोल, जानने के लिए देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। आवाज समाचार में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे CNBC आवाज और अपडेटेड रहे खबरों पर हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।